तो देखिए हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का लूसेंट का। ये लूसेंट दिख है, लूसेंट का समान भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों है इसमें। अब जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव है सब में 300-400 क्वेश्चन है, तो सबका मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। इसमें 300 डेली जितना हो एक वीडियो में कम से कम 50, 60, 70 ऑब्जेक्टिव सब कंप्लीट करा देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होगा। कार्य का मात्रक ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कार्य का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का ऐसा मात्रक दूरी हो जाएगा। एम्पियर किसका ऐसा मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। लिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है तो कौन नहीं है, तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा, अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष दे दिया तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। पार्सेक किसका मात्रक हो जाएगा, पार्सेक दूरी का मात्रक हो जाएगा। लिखित में से कौन सा एक ध्वनि नहीं है, तो ध्वनि कौन सा, सुमिलित नहीं है। तो ध्वनि डेसिबल किसका इकाई है, तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या हो जाएगा, डेसिबल। और शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा, वाट, जिसको अश्व शक्ति बोलते हैं। 786 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर हो जाता है। दूरी की इकाई क्या हो जाएगा, समुद्री मील, पारसेक, प्रकाश वर्ष, और दूरी की इकाई मीटर हो जाएगा। कहता है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता। अभी मात्रक से चल रहा है, मात्रक चैप्टर खत्म होगा तो अलग अलग जैसे अभी मात्रक चल रहा है। तो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल हो जाएगा। कैंडेला मात्रक क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता कैसा मात्रक, कैंडेला हो जाएगा। अच्छा, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, इलास्टिसिटी का मात्रक क्या हो जाता है, इलास्टिसिटी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इलास्टिसिटी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यंग प्रथा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित निगमों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो किन विमीय के सूत्र किसका समान है, तो आवेग और संवेग का किसका बीमा सूत्र समान होता है। कार्य एवं ऊर्जा को बीमा सूत्र समान होता है। कार्य एवं ऊर्जा का बीमा सूत्र समान होता है। भार एवं बल का बीमा सूत्र समान होता है। तो किसका समान होता है, कार्य, ऊर्जा, भार, बल और आवेग और संवेग का विमीय सूत्र समान होता है। बल एवं दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है, ठीक है, बल एवं दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि को पहचानिए। अदिश राशि कौन कौन है, ऊर्जा, संवेग और बल आघूर्ण। तो उसमें ठीक काम करता है, जिसमें बल लगा हुआ है वो सदिश राशि हो गया। जिसमें बल आघूर्ण, उसमें पता हो कि किधर की ओर मुड़ रहे हैं, कौन दिशा है। बल आघूर्ण सदिश राशि हो गया, संवेग भी सदिश राशि हो गया। उसके बाद ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक है। और कहता है निम्नलिखित में से सदिश राशि को पहचानिए। सदिश राशि क्या हो जाएगा, सदिश राशि, जिसमें सदिश राशि कौन हो जाएगा, तो वेग क्या हो जाएगा, वेग सदिश राशि हो जाएगा। लंबाई अदिश राशि, समय अदिश राशि और द्रव्यमान भी अदिश राशि हो जाएगा। वेग किधर की ओर जा रहे हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, ठीक है। या फिर समय के साथ में स्थान में परिवर्तन को वेग कहते हैं। कहता है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान, ठीक है, संवेग और वेग के अनुपात से, ठीक है। तो संवेग और वेग के अनुपात, संवेग का ऐसा फॉर्मूला कुछ होता है, संवेग का P बराबर mv होता है, mv बटा वेग बराबर कुछ होता है v। तो v से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बाकी बचेगा क्या, m, तो द्रव्यमान बचेगा। आगे कहता है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का कैसा होता है, त्वरण, समान त्वरण होता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का कैसा होता है, तो समान त्वरण होता है। कैसा त्वरण होता है, तो समान त्वरण होता है, ठीक है। 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। और कहता है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह कैसा है, तो न्यूटन गति का प्रथम नियम हो जाएगा या जड़त्व का नियम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अगला कहता है रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विश्राम जड़। अश्व पर बैठा हुआ व्यक्ति एकाएक अश्व चलना शुरू कर दे तो उसको गिरने के चांस ज़्यादा हो जाता है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम से। चलते हुए बस का अचानक ब्रेक लग जाती है तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति आगे की दिशा में गिरता है, उसको उसके द्वारा समझा जा सकता है न्यूटन का प्रथम नियम। उसमें भी ये विश्राम जड़त्व हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। बल का गुणनफल क्या हो जाएगा? बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण का हो जाएगा। बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या कहलाएगा? बल। द्रव्यमान एम हो गया, त्वरण, ठीक है, तो क्या कहेगा? बल कराएगा। शरीर का वजन सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? तो ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होगा। शरीर का वजन सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर कहाँ होगा? ध्रुवों पर अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन का हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 3 kg हो जाएगा, ठीक है, 3 kg हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल के तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में बहुत कम है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। 9.8 न्यूटन होता है। कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, किसके कारण? तो पानी जमने के बाद उसका आयतन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। घर्षण कितना प्रकार के? सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण और स्थैतिक घर्षण। सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण होता है, उसके बाद लोटनी घर्षण, उसके बाद सर्पी घर्षण। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोहे की कील पानी में तैरती है और पानी में, जबकि पानी में डूब जाती है। तो लोहे की कील कहाँ तैरती है? तो पारे में तैरती है। तो पारा में तैरती क्यों? तो पारा घनत्व तो सबसे अधिक होता है। पारा घनत्व तो लोहा से भी अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पानी घनत्व अधिकतम होता है कितना? पानी घनत्व कितना डिग्री पर सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वस्तु का मात्रा बदलने पर अपवर्तित क्या रहता है? उसका घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या उसका ऑप्शन दे देगा? आयतन, भार, द्रव्यमान, लेकिन उसका घनत्व नियत रहता है, नहीं बदलता। जैसे कि मात्रा अगर गेहूँ चाहे कुछ भी ले लिए, मैंने कि 1 kg के बदले 2 kg ले लिए तो उसका जितना घनत्व रहेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना उसका घनत्व रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि समुद्र में उत्पलन करते आइसबर्ग का नाम सुना? आइसबर्ग पृथ्वी के समुद्र में जो बर्फ रहता है वो आइसबर्ग कहता है। तो आइसबर्ग समुद्र में आइसबर्ग कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो सतह के ऊपर 10 में से 1 भाग ऊपर रहता है, बाकी 10 भाग नीचे रहता है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, तो किस कारण से? तो उसका गलनांक घट जाता है और दबाव से उसका गलनांक घट जाता है, ठीक है। हवाई जहाज दबाव अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दबाव अधिक होने से उस पर जब दबाव लगाते हैं तो उस पर दबाव अधिक होने से उसका बर्फ का गलनांक घट जाता है, ठीक है। और कहता है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो वायु दाब के कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब जब ऊंचाई पर जा गए हैं तो वायु दाब का प्रेशर उसको कम होगा, तो मुझे प्रेशर से जो भरा गया है उससे प्रेशर से भरा हुआ इंक है जो निकलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से खून भी निकलने लगता है नाक मुँह से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही से निकलना, वायु दाब की कमी हो गया। ऊंचाई के जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस में तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि प्रेशर कम गया है और 100 डिग्री सेल्सियस पे कम पर उबलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन के अंदर के बुलबुले का दाब वायुमंडल के दाब से अधिक होता है क्योंकि वो बढ़ना चाहता है। वायुमंडल मापी की रीडिंग में अचानक गिराव, माने कि वायु दाब मापी के बारे में बात हो रहा है। वायु दाब मापी जो
अचानक गिरावट इस बात का संकेत देता है कि मौसम में तूफान आएगा, ठीक है। और धीरे धीरे उसका स्केल में ऊपर चढ़ना मौसम साफ होने के दर्शाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब होता है। दाब अधिक रहता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलता है, लेकिन दाब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कम जाएगा, दाब कम जाएगा, उस 100 डिग्री से कम पर ही खोलने लगेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। वो अंदर के बोले ना कि वायुमंडलीय दाब से अंदर बुलबुला का दाब होगा, पैराशूट का दाब होगा, अंदर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब होगा, इसलिए वो फटना चाहता है, फैलना चाहता है। तो ऊपर जैसे जाएगा तो उसको मौका मिलेगा फैलने का, वहाँ पर उस पर दबाव के लिए कोई नहीं होगा, तो आखिर में वो फट जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है, तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। वहाँ हाइड्रोजन है, बहुत मात्रा में हाइड्रोजन से हीलियम बनने का कार्य हमेशा निरंतर हो रहा है, इसी को बोलते हैं संलयन। कहता है कि सूर्य में निरंतर। आगे कहता है कि चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, चाबी भर दी है उसको चलने लगा, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। अगर देखेंगे ऊंचाई के साथ में अगर गति है तो गति रहेगा, उसमें क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। जब हम रबड़ की गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है जैसे पदार्थ में पा जाता है, ठीक है। कौन सी ऊर्जा होगा, अस्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। चलती हुई गोली चल रहा है, उसमें गति है तो गतिज ऊर्जा होगा। बहता हुआ पानी में बह रहा है, उसमें गतिज ऊर्जा होगा। चलता हुआ हथौड़ा गतिज ऊर्जा होगा। लेकिन खींचा हुआ धनुष अभी रुका हुआ है, खींचा हुआ डैम रुका हुआ पानी स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। अगर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है नहीं विनाश किया जा सकता है। तो द्रव का नहीं सृजन से किया जा सकता नहीं विनाश किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे कि हम गैस को जलाते हैं, गैस एनर्जी तो लॉस हो रहा है लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ हो गया, तो जिस पर रोटी बनता है तवा में, तवा से एनर्जी कहाँ से चला गया, तो रोटी में चला गया, रोटी से एनर्जी कहाँ चला गया, तो हम लोग एनर्जी ले लिए, ठीक है ना। और वो भी एनर्जी कहाँ हुआ, और भी एनर्जी हम लोग काम कर देते हैं उस एनर्जी से, एनर्जी में कभी एनर्जी खत्म नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो सब ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में कहा गया है। आगे कहता है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार में बना रहे, आधार से मेंटेन करने के लिए, उसे गिरने से बचाने के लिए वो झुकता है, ठीक है। अगला कहता है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो अब केंद्रीय बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो अब केंद्रीय बल लगता है। दूध से निकालने में कौन सा बल लगता है, अब केंद्रीय बल। दीवारों पर जाएगा वो जो मक्खन रहता है, अब केंद्रीय बल रहता है। वॉशिंग मशीन में अब केंद्रीय बल रहेगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको पढ़े होंगे आप लोग। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, उसका भार बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, तो उसका भार बदल जाएगा लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान जो पृथ्वी पर आता है उसका द्रव्यमान वही उसी पर रहेगा, चेंज होता है भार में, ठीक है, भार में चेंज होता है, ठीक है। जैसे ही हम भार की बात करते हैं तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगता है और उसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात जाता है। लेकिन द्रव्यमान में जितना यहाँ पर होगा जितना वहाँ पर होगा, ठीक है। जब लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप भार कब अधिक महसूस करेगा, लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति अधिक भार कब महसूस करेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगी। जब ऊपर की ओर जाएगी तो उसको भार अधिक महसूस होगा, लेकिन नीचे की ओर आएगी तो भार कम महसूस होगा, ठीक है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। तो जब लिफ्ट जा रही हो तो कहाँ जा रही हो, जब लिफ्ट वास्तविक भार बने कि 50 न्यूटन के बल है, हमारा कम लगेगा, कम भार लगेगा कब, जब हम नीचे की ओर लिफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो 1/6 जानवे करते हैं। लोकल का कालावधि क्या होगा,
लोलक का जब पेंडुलम होता है 2√L क्या होता है 2π√L/g होता है। क्या होता है 2π√L/g होता है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक के अभी पेंडुलम जो रहता है उसका लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी में सुस्त होने के कारण धीरे चलती है, दिन लंबा होता है। क्यों होता है? तो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, उसका लंबाई बढ़ जाता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका दोलन कार्य क्या हो जाता है? दोलन कार्य बढ़ जाता है। ठीक है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? वो 2% बढ़ जाएगा। उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। लोलक की लंबाई √L/g होता है, 2π√L/g होता है। √L/g तो लंबाई को अगर 4 बढ़ेंगे तो √4 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 2π√L/g होता है। आगे कहता है कि प्रसर्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति बारे में जाने इलास्टिसिटी विकृति, प्रसर्व विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। विकृति कई प्रकार का होता है, प्रसर्व होता है, विकृत होता है। ठीक है। विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो पावसो अनुपात कहते हैं। प्रसर्व विकृति माने कि प्रसर्व क्या हुआ माने कि उसके माने कि प्रसर्व एरिया। ठीक है। प्रसर्व एरिया तो पेन है, इसके प्रसर्व एरिया की अनुदिश विकृति हो गया। और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पावसो अनुपात कहते हैं। पावसो अनुपात कहते हैं। अगला कहता है कि वर्षा को बूंद गोलाकार होती है कैसे? सतही तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार कैसे होती है? सतही तनाव के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण कौन से कारण, कैसे कित के कारण, कैपिलरीज के कारण माने कि जलती है। ठीक है। सन्यता की इकाई क्या हो जाएगा? सन्यता पढ़े हुए। सन्यता की किसमें कितना सन्यता है, कौन चिपकता है कौन नहीं चिपकता है, उसको बोलते हैं सन्यता। तो सन्यता की कौन चिपकेगा? शीशा पर माने कि कोई चीज़ टेप चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? कागज पर टेप चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? ठीक है। तो उसको बोलते हैं सन्यता। तो सन्यता की इकाई क्या होता है? पॉइज होता है। क्या होता है? पॉइज होता है, पॉइज। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था। यूरेका। अगला क्वेश्चन कहता है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित किससे थे? तो कहाँ से थे? तो ग्रीस से थे। कहाँ से थे? ग्रीस थे। एथेंस। कहाँ? ग्रीस, एथेंस। अगला क्वेश्चन कहते हैं ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है ना। ठीक है। आगे कहता है कि सोनार अधिकांश प्रयोग किसमें किया जाता है? तो नौचालकों द्वारा किया जाता है। ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाता है। कहता है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जैसे कि ट्रेन वाला क्वेश्चन सुने होंगे कि ट्रेन वाला ये जो क्वेश्चन हम ये जो मैंने कि कर रहे हैं प्ले लिस्ट में डालेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर जैसे कि हम भी खुद हमको अगर रिवीजन करना होगा तो हम खुद यहीं से आगे करेंगे, वीडियो कान में लगाएंगे, उसके बाद सुनते रहेंगे। ठीक है। रिवीजन हो जाएगा। और कहता है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ट्रेन वाला क्वेश्चन, ट्रेन से अगर बस से गुजरते हैं तो माने कि आवाज़ में परिवर्तन होगा, उसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। और कहता है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती है घटती है, वही हो गया डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन कहता है कि केल्विन मान से मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? केल्विन मान कितना होता है? केल्विन 273 से लेकर 373 केल्विन होता है। रोमन 0 डिग्री रोमन से 80 डिग्री रोमन होता है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 200 फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस 100 भागों में बांटा गया है। ठीक है।
100 भागों में बांटा गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव डिग्री सामान्य तापमान कितना 38 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य तापमान, ठीक है, फ़ारेनहाइट का, वही बोल रहा है कि अगर ये केल्विन में मापेंगे तो कितना हो जाएगा, केल्विन में मापते हैं तो कितना होता है 310 केल्विन होता है, कितना होता है 310 केल्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानों में एक ही होंगे। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा तापमान है इसमें डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट सब एक ही होंगे। तो कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट एक हो जाएंगे कितना डिग्री पर, तो -40 डिग्री पर, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री सेल्सियस, दोनों सेम तापमान होगा, ठीक है, -40 डिग्री पर, ठीक है, -40 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों समान तापमान होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम संभव तापमान किसे कहा जाता है, इसको परम ताप बोला जाता है, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है इसको। कितना होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, -273 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, इससे कम ताप हो ही नहीं सकता, ठीक है। कहता है कि कोई मनुष्य के शरीर में समान ताप कितना होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37-38 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर वही 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगला पिछले वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर केल्विन में बोलेंगे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, उसको क्या बोलेंगे केल्विन में 310 केल्विन, कितना 310 केल्विन होता है, ठीक है। आगे कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 310 केल्विन, ठीक है। ठंडे के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़ों को प्रातःकाल अगर छुएंगे तो लोहा वाला टुकड़ा ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों, तो लकड़ी की तुलना में लोहा में उष्मा का अच्छा चालक होने के कारण लोहा क्या होता है ज़्यादा होता है। उष्मा का अच्छा चालक क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का उष्मा का अच्छा चालक होना है, उष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है। आगे कहता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का अच्छा प्रभाव होता है, ठीक है। आगे कहता है कि आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो संवहन कहलाता है। आणविक संचलन जो अणु जो होता है, जो गैसीय अणु होता है, गैसीय अणु उसको अगर चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, संवहन कहेंगे, क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे, ठीक है ना। कहता है निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, द्रव्य में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा, निम्नलिखित द्रव्य में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से पारा हो जाएगा, लेकिन अगर एल्कोहल रहता तो एल्कोहल हो जाता, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक एल्कोहल रहता तो क्या हो जाता, एल्कोहल हो जाता, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से पारा हो जाता है, हम सब पारा ही यूज करते हैं थर्मामीटर में, ठीक है। उसमें ऑप्शन के हिसाब से पारा हो गया, ऐसे क्या हो जाता है एल्कोहल, पारा से भी ज़्यादा एल्कोहल हो जाता है। आगे कहता है कि समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें, समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण होता है, ठीक है। मेन रूप से क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि समान मोटाई के अगर 10 मगर कि 1 इंच मोटा कोई कपड़ा पहन लिए और वही में आधा इंच के 2 लेयर का कपड़ा पहन लिए तो किससे ठंडा कम लगेगा, तो 2 लेयर वाले कपड़ों में, 2 लेयर वाले कपड़ों में, ठीक है, ठीक है, ठंडा कम लगेगा क्योंकि उसमें दोनों परतों के बीच वायु रहने के कारण, ठीक है, वायु बन जाने के कारण। आगे कहते हैं ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र हो जाता है क्या करता है, ऊष्मा को कम अपशोषण करता है और ऊष्मा को क्या करता है, अपवर्तित कर देता है, ठीक है ना। आगे कहता है कि न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि बाष्पीकरण बहुत तेज हो जाता है, जिसके कारण ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि उदरोत्पादन कहते हैं। आगे कहता है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण हो सकता है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, ठीक है। देखिए मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से क्या कारण हो सकता है,
तो पसीना के आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसका क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथनांक मानने की गैसीय अवस्था में बदलने से पहले वो उड़ गया, उसको क्या कहेंगे? तो उसको वाष्पन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। जैसे कि हम तो यहाँ पर नाप के अगर देखें नीचे पृथ्वी पर कि पानी कितना पर उबलता है, तो पानी उबल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी उबल रहा है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाप के देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, लेकिन इसमें उबल रहा है उसमें बहुत सारे कारक कार्य कर रहे हैं। कैसे? तो वायुमंडलीय दबाव हो गया, वातावरण काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम ऊपर चले गए, ऊपर बहुत से मीटर ऊपर चले गए, तो 165 मीटर की डिग्री पर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आ जाती है। अगर उतना 165 उससे भी अधिक चले गए तो दबाव कम जाने के कारण वह 100 डिग्री सेल्सियस पर ना उबल करके 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर उबलने लगते हैं। ठीक है। लेकिन उबलने तो लगते हैं, लेकिन चावल बनने में बहुत समय लगता है, क्योंकि चावल तो नीचे 100 डिग्री सेल्सियस पर बन रहा था, वो 80 पर उबलने लगा है। तो चावल बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट तक चाहिए, उसको 80 डिग्री सेल्सियस वो अब वहाँ मिल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस के नाम पर। ठीक है। और कहता है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले हुए जल से। तो इसका सिंपल से उदाहरण होगा कि भाप में गुप्त उष्मा अधिक होता है, गुप्त उष्मा अधिक होता है। ठीक है। तो गुप्त उष्मा के बारे में पढ़े पड़ेगा। ठीक है। गुप्त उष्मा वही हो गया कि जो हीट को ट्रांसफर करने से पहले खुद अपने आप में जो उष्मा लेता है उसको गुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे कि अगर हम खाना बना रहे हैं कोई तवा पर या फिर कोई काम करना चाहते हैं, तो पहले तवा खुद गर्म होता है, पानी पहले खुद गर्म होता है या फिर उसके बाद चावल को गर्म करता है। उसी प्रकार से भाप पहले चावल गर्म होता है, पानी उसके बाद भाप गर्म होता है। इसमें सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर बोलेगा पानी, चावल, लोहा और सब चीज़ में सबसे ज़्यादा गुप्त उष्मा किसमें होता है, तो भाप में सबसे ज़्यादा गुप्त उष्मा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा को पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को उष्मा गतिकी का नियम कहता है कि वही एक माने कि छड़ के एक साइड अगर गर्म है तो दूसरे साइड भी धीरे धीरे गर्म होगा। यही होगी उष्मा गतिकी का नियम। ये ऊर्जा संरक्षण। ठीक है। उष्मा संरक्षण और कहते हैं कहता है कि प्रकाश तंत्र किस प्रकार का कार्य करता है? प्रकाश तंत्र है जो प्रकाश तरंगे काम करता है अनुप्रस्थ, ध्वनि तरंगे काम करता है अनुदैर्ध्य। ठीक है। जैसे PSL भूकंपीय तरंगे PSL है, तो PSL में P तरंगे कार्य करेगा अनुप्रस्थ, और PS तरंगे काम करेगा तो कहाँ काम करेगा? द्रव में काम नहीं करेगा, ठोस में करेगा, ठोस में डायरेक्ट काम करेगा। PSL L किस में काम करेगा? L तीनों जगह काम करेगा और बहुत धीमी चलेगा। सबसे तेज कौन रहेगा? सबसे तेज स्पीड रहेगा P का। ठीक है। और करता है प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश किस माध्यम में पहुंचता है? तो विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। प्रकाश कैसा है? फोटोनिक तरंग है, कणीय तरंग है। माध्यम में तापमान की वृद्धि से प्रकाश पर क्या गति बढ़ती है? देखिए, तापमान में वृद्धि पर प्रकाश की गति क्या होती है? तो बढ़ती है। ठीक है। तापमान में अगर वृद्धि कर देंगे तो प्रकाश की गति क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ठीक है ना। और कहते हैं प्रकाश की गति होती कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और कहते हैं सूर्यग्रहण कब होता है? सूर्यग्रहण कब हो जाएगा? अगर सूर्य नहीं दिखाई देगा। ठीक है। सूर्य नहीं दिखाएगा देगा। सूर्य कहीं नहीं दिखाई देगा कि सूर्य को अगर हम देख रहे हैं बीच में, फिर सूर्य का अगर हम देख रहे हैं तो बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य को हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए सूर्य पर चंद्रग्रहण लग गया। ठीक है। सूर्यग्रहण कब लगता है? तो सूर्यग्रहण लगता है अमावस्या को लगता है। अमावस्या को लगता है ना। अच्छा आ जाएगा इसमें। पहले देखिए, सही बात, सूर्यग्रहण कब लगता है? अमावस्या को लगता है। और चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। ठीक है।
तो 100 क्वेश्चन हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जिसको 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। पूरा साइंस में कवर, यानी कि फिजिक्स कवर हो जाएगा जितना भी रहे मोटा मोटी, और ऑब्जेक्टिव कवर कर देंगे, और जितना भी ऑब्जेक्टिव इसमें से बनेगा और भी इसमें से ला के कवर कर देंगे। इसमें जैसे कि अगर अपवर्तनांक पूछ रहा है, अपवर्तनांक सबसे एक के नज़दीक अपवर्तनांक किसका है, तो हवा का हो गया। तो इसमें किसका कितना अपवर्तनांक है उसका डिटेल करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हो गया। ठीक है, धन्यवाद।